आज सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ने पहले हम लोगों को। ऑक्सी एसिड तो सल्फर के फैमिली में अन्य एलिमेंट्स के भी हैं। सेलेनियम का भी ऑक्सी एसिड होता है और टेल्यूरियम के भी ऑक्सी एसिड होते हैं, लेकिन अपने कोर्स में जो डिमांड है वो केवल सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की है। अब क्योंकि सल्फर के ऑक्सी एसिड की डिमांड है, हम लोग एक एक करके सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को पढ़ेंगे। इस बात को भी पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के ऑक्सी एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और लास्ट में उनके स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर की डिमांड ज़्यादा रहती है अपने यहाँ। तो हम लोगों ने कुछ एसिड्स के नाम लिख रखे हैं सल्फर के ऑक्सी एसिड। मैं पहले ऑक्सी एसिड को बताऊंगा जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड को हम पढ़ें तो फॉर्मूला होता है H2SO3। अब H2SO3 में से ऑक्सीकरण अवस्था सबसे पहले निकालनी है। देखो ऑक्सीकरण अवस्था का क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकलता रहेगा हम डायरेक्ट निकालते रहेंगे, लेकिन जिसके ऑक्सीडेशन स्टेज या ऑक्सीकरण अवस्था को निकालने में संरचना सूत्र की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पहले संरचना सूत्र बनाएंगे, बाद में ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। क्योंकि इसका नॉर्मली ऑक्सीकरण संख्या निकल सकता है। कैसे निकल सकता है बेटा? हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेज होता है, 2 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। सल्फर का निकालना है तो X, और बेटा ऑक्सीजन के एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, तो 3 परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या -6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो X = +4। तो X किसकी ऑक्सीकरण संख्या मानी थी हम लोगों ने? सल्फर की। तो इस सूत्र में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है +4। फॉर्मूला देखो इसका कैसे बनाना है, क्योंकि सल्फर के ही सारे के सारे ऑक्सी एसिड हैं, इसलिए सल्फर को हम बनाएंगे सेंटर एटम। ऑक्सी एसिड कैसे बनाना है बेटा? डबल बॉन्ड के साथ O। अच्छा ये भी तुमको मानना पड़ेगा, सल्फर में से अधिकांश फॉर्मूलों में एक चीज को ध्यान रखना वाली बात है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जरूर लगा होगा। और इसके अलावा देखो मेरे पास कितने, अब एक O तो मैंने खर्च कर लिया, मेरे पास 2 O और 2 H बचते हैं, तो मैंने हर एक O के साथ एक क्या लगा दिया? H। ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, S डबल बॉन्ड O, इसके बाद मेरे पास 2 O और 2 H बचे। कैसे? O थे 3 तो एक तो डबल बॉन्ड के साथ खर्च कर लिया था, 2 O और 2 H बचे तो मैंने एक लेफ्ट पे OH लगा दिया, मैंने एक राइट पे OH लगा दिया। इस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट एसिड पे चलेंगे जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, और शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस एसिड को ना जानता हो। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायन का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। तो ऐसा भी लोगों को जान लेना चाहिए, गंधक का अम्ल भी इसी को कहते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेज, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेज निकालोगे तो हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो +2, प्लस सल्फर का निकालना ऑक्सीकरण संख्या तो X मान लेंगे, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -8, बराबर की ओर दूसरी ओर 0 लिख लेंगे, और इसको बेटा X = सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में ये भी ध्यान देने वाली बात है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, जो कि सल्फर के लिए मैक्सिमम है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कभी +6 से ऊपर जाने वाली नहीं है, मैक्सिमम जाएगा तो +6 जाएगा, इससे ऊपर जाने का कोई अर्थ नहीं है। अभी आगे चलेंगे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो बेटा कैसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। अब ये पहले चेक करते हैं, जो हमारे पास 2 H थे वो OH के साथ कांटेक्ट में आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। फिर मैं दोबारा से ऊपर वाले फॉर्मूले को रिपीट करता हूं। जैसे ही मैंने देखे हमारे पास 2 H हैं, मैंने H को O के साथ कनेक्ट करते हुए सल्फर के साथ 2 OH लगा दिए। इसके बाद मैंने देखा मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता था एक O एक्स्ट्रा, उसको डबल बॉन्ड के साथ लगाया था। अभी मैं यहाँ क्या देखता हूं कि 2 H हैं, जैसे 2 H का इंफॉर्मेशन मिला मैंने OH करके एक इधर H इन्वेस्ट कर दिया, एक H OH करके इधर इन्वेस्ट कर दिया, H OH करके बनाएगा। अभी मैं क्या चेक करता हूं, सल्फर लिख गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन जब 2 हाइड्रोजन लिखे गए उनके साथ एक एक ऑक्सीजन भी हो गया, तो 2 ऑक्सीजन भी खर्च हो गए। बेटा इसमें से बचे कितने ऑक्सीजन हैं? 2। तो बेटा एक डबल बॉन्ड के साथ ऊपर और एक डबल बॉन्ड के साथ नीचे,
इस प्रकार से दूसरे एसिड को हम लोगों ने खर्च कर लिया। अब आता है नेक्स्ट एसिड जिसको कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब थायोसल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं बताऊं इस चीज को, सल्फ्यूरिक एसिड के पहले थायो लगा दिया है। हम बताते एक दो फॉर्मूले, शायद आपका रिवीजन हो सके। बेटा इस फॉर्मूले को जानते हैं आप सभी, NH2CONH2, क्या नाम था? यूरिया। आप बताओ, देखो एक चीज याद होगी, ऑक्सीजन हटा के हमने एस लिख दिया था, और जैसे एस लिखा था आपने कहा था थायो यूरिया, मतलब ऑक्सीजन को हटाकर क्या लिख दिया जाए? सल्फर। तो हम नाम के पहले क्या लगा देते हैं? थायो। सेम प्रोसीजर यहां किया गया है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो अपना तुम लोग। अच्छा ये बताओ सल्फर कितने हो गए? 2। इसमें इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि ऊपर वाले फॉर्मूले में से एक ऑक्सीजन हटाया गया है। ऑक्सीजन हटाया गया तो ऑक्सीजन 4 से कितना हो गया? 3, और उस ऑक्सीजन की जगह पर एक सल्फर क्या कर दिया गया? रख दिया गया। देखो सल्फर एक था, सल्फर कितने हो गए? 2। समझ में बात आ रही? इस एसिड को बनाने के लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में से ऑक्सीजन को हटाया, एक ऑक्सीजन को, और उसकी जगह पर किसको रख दिया? सल्फर। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम बनेगा। कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम बनेगा? तो बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूले को बनाकर देखते हैं। एस, सबसे पहले तो 2H है, तो 2H है वो तो OH के फॉर्म में जुड़ेंगे। अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में 2 O थे जिसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ते थे, लेकिन बेटा अभी भी जस्ट मैंने बताया कुछ देर पहले इस फॉर्मूले में किया क्या गया है? एक ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह पे किसको रख दिया गया है? सल्फर को। अगर ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर को रखा जाएगा तो मैंने ऑक्सीजन को हटाया और उसके स्थान पर किसको रख लिया? सल्फर को। तो ये हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो ये प्रोसीजर, एक काम कर लेते हैं, इसको तुरंत पढ़ लेते हैं, कैसा रहेगा? प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी इसमें से फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, किया क्या गया? सल्फ्यूरिक एसिड को ही लिया गया है, और सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या किया गया? एक ऑक्सीजन एटम को हटाकर और उसकी जगह पर क्या कर लिया गया है? बना लिया गया है कि ऑक्सीजन हटाओ, उसकी जगह पे क्या लगा दो? सल्फर। अब बात आएगी कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें सल्फर की। आसान है बेटा, +2 ऑक्सीकरण संख्या हो गई हाइड्रोजन के लिए। सल्फर की कितनी मानिए? X, क्योंकि 2 सल्फर है, हम इसको क्या लिख लेंगे? 2X प्लस, या प्लस ना लिखते हैं तो 3 ऑक्सीजन की होती है -6 बराबर 0। अभी ध्यान देने वाली बात है, -6 में से 2 जाएगा -4, ये -4 इक्वल के साइन के दूसरी ओर जाएगा, प्लस का 4 बनाएगा, और वो +4 इस 2 से कैंसिल भी होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? +2। वैसे तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो मैंने कैलकुलेशन के लिए लाइन लिख रखी है, इसके बाद अपना जोड़िए घटाइए जो भी करिए, लेकिन जबरदस्ती है कि आंसर +2 ही निकालिए। अरे मतलब उसको हल करना, जितना आएगा +2 रखेंगे इसको। नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, ऑक्सी एसिड के या ऑक्सो एसिड के जो नाम होते हैं यहां से हमको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। हम तो सबसे पहले नाम इसीलिए पढ़ते हैं कि शायद हेल्प कोई दे देता है। देखो इसको पढ़ते हैं, क्या नाम है? डाई सल्फ्यूरिक एसिड। मैं समझ गया, इस बार सल्फ्यूरिक एसिड को लेना है। डाई का मतलब कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है। डाई सल्फ्यूरिक, सॉरी कहां चला गया, हाँ डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो भैया हम इसको ओलियम के नाम से भी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O7, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन मैंने सब बातें छोड़ रखी हैं अभी के लिए, और केवल एक बात पर हम कंसंट्रेट करेंगे। डाई सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिखने चाहिए? 2, और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो ये वाला था। अब सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का देखो फॉर्मूला क्या है? HO सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फर्स्ट मॉलिक्यूल, लेकिन क्योंकि उसने तो कह रखा था कि डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी HO सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा बस करना क्या है तुमको, देखो मैं बताऊं डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाया कैसे गया, उधर हल करते हैं। देखो इसको हमने लिया H2SO4, हमने लिया H2SO4, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। चेक करते हैं क्या बचता है।
H कितना हो गया 4, S कितना हो गया 2 और O कितना हो गया 8। तो H2 H4 H2O8 हो गया। अब ये फॉर्मूला तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का था नहीं, तो इसमें से किया क्या गया बेटा, इसमें से केवल आपने जल को अलग कर रखा है। सोचो अगर जल को अलग कर लोगे तो H4 था, अब H कितना बचेगा 2, S कितने रहेंगे 2 और O8 था, एक O भी तो अलग हो गया, तो O कितना आ गया 7। तो पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हमने किया क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, और जब सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए उनमें से हमने क्या अलग कर दिया जल। तो हमारे पास भी सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, इनसे हम किसको अलग करने वाले हैं जल। तो जल कैसे अलग होगा, इसका H इसके OH के साथ क्या हो गया अलग, मिटा देते हैं इसको। बेटा ये जो फॉर्मूला बना है ये डाई सल्फ्यूरिक एसिड का है। फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे मैं बताऊं। कितने सल्फ्यूरिक एसिड लेने हैं 2, और उन 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने के बाद उनसे किसको अलग कर देना है जल को। जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तभी आपने देखा हो क्योंकि जल को अलग करना था तो हमने क्या किया, जल का फॉर्मूला H2O होता ना, H2O ऐसा अलग किया, तब जाके जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ वो ये पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का है। अब बेटा इसमें से भी सल्फ्यूरिक पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, यहां सॉल्व करेंगे। अच्छा इसमें से फॉर्मूले पर आ जाओ, यही से हल कर लेते हैं बेटा। 2 + 2 तो हो गया हाइड्रोजन के लिए, सल्फर के लिए हो गया 2x। अच्छा सल्फर का x क्यों लिखा, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना था। 2x क्यों लिखा, क्योंकि सल्फर 2 थे, 2x लिख दिया। ऑक्सीजन में से एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो 7 परमाणुओं में से क्या होगा -14 = 0। बेटा इसको हल करेंगे, 2x = -14 में से 2 जाएगा तो -12 उधर भेज देंगे हम उसको, +12, और बेटा +12 को डिवाइड करेंगे तो x = +6। इसको ध्यान रखने वाली बात है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेज होती है। अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, कहता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी देखते हैं। अच्छा इसमें से देखने पर क्या तुमको लगता है, बस एक चीज हमें समझ, जो हम मेरे समझ में आ रही वो इतनी बात समझ में आ रही है कि सर जी सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही फॉर्मूला बनेगा, बशर्ते ऑक्सीजन उसमें 4 थे, यहां पर कितने हो गए हैं 5, और कोई भी चेंज नहीं। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बना लेता हूं, पहले यही बना लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इधर भी सिंगल बॉन्ड OH। इनमें से एक ऑक्सीजन ही तो बढ़ाना था केवल, तो बेटा एक काम कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन इधर बढ़ा लेते हैं, हो गया पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात आने वाली पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का आने वाला है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या जब भी आप फॉर्मूले से निकालोगे कभी मैच नहीं करेगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या जिसे सामान्य रूप से लोग या तो रट के बैठे हैं या तो उनको इतना नॉलेज है कि जैसे ही पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड की बात आ जाती है व्यक्ति देख के ही बता देता है कि नहीं ऑक्सीकरण संख्या इसकी इतनी होगी, या तो उसको इतना नॉलेज है। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों को तो उतनी चीजें पता नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है, तो हम इस बार चर्चा करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाला कैसे जाए। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे चलते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर कैसे चलते हैं, देखो ध्यान देने वाली बात है। सल्फर की निकालनी है तो सल्फर की कितनी मानेंगे x, ध्यान देने वाली बात है। H की ऑक्सीकरण संख्या +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। अब रही बात H की ऑक्सीकरण संख्या +1। अब बात आ गई सर जी इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या और इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमें पता चल जाती, इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। जैसे ही -1 देखा दिमाग घूम गया कि सर जी ऑक्सीजन की तो ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है हमेशा,
आज क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गई। वैसे नॉर्मल ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी जगह -2 होती है। जितने भी फॉर्मूले अभी तक आपने सॉल्व किए -2 रख के ही सॉल्व किए, हम भी सॉल्व करते रहे। यहां पर -1 लेनी है। कैसे -1 लेनी, इधर देखते हैं। जब भी कभी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए, हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पराक्साइड बॉन्ड। और क्योंकि पराक्साइड बॉन्ड बनकर तैयार हुआ, ध्यान से देखो इस नाम को, परऑक्सो लिखा है। यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पराक्साइड बॉन्ड बनाया गया है यहां, पराक्सो या पराक्साइड बॉन्ड। अब पराक्साइड बॉन्ड में होता क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इधर भी H जुड़ा है, इधर भी H जुड़ा है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन करता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनाए हुए बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। और जैसे हाइड्रोजन से हुए बनाए हुए बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाता है। वहां भी ऐसा ही हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है, ये अपनी ओर खींचेगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। अभी ध्यान देने वाली बात है, क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, ये कौन सा ऑक्सीजन अपनी ओर ज्यादा खींच ले जाएगा, कोई भी नहीं, बिकॉज ऑफ दोनों का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आपस में कैसा है, सेम है। तो बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में घूमेगा नहीं, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगा। और इस समय ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या केवल कितनी ली जाएगी, -1। लेकिन अगर ऑक्सीजन दोनों ओर किससे जुड़ा होता, हाइड्रोजन से, सोचो ऑक्सीजन इसका भी बॉन्ड अपनी ओर खींच सकता था, सॉरी गलत हो गई भैया, अपनी ओर खींच सकता था -1 इस बॉन्ड के खिसकने के कारण। और बेटा ये बताओ, उसमें से भी तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, उस बॉन्ड को भी खींच सकता था -1 इसके कारण, और टोटल ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती, -2। तो नॉर्मल ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन अपने दोनों ओर के बॉन्ड खींच सकता है। एक ओर का बॉन्ड खींचा -1, दूसरी ओर का बॉन्ड खींचा -1, टोटल मिलाकर कितना हो गया, -2। लेकिन पराक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन एक ओर का तो बॉन्ड खींच सकता है, लेकिन दूसरी ओर का बॉन्ड वो खींच नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि दूसरी ओर भी उसकी कौन सा लगा है, ऑक्सीजन ही लगा है, वो भी उतनी क्षमता से बॉन्ड को खींच रहा है। और क्योंकि वो भी उतनी क्षमता से बॉन्ड खींच रहा है, बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होना है। जैसे मैं इस पे समझाऊं, क्या कहते हो, ये वाले बॉन्ड को देखते हैं, ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है, सल्फर और ऑक्सीजन। इसका मतलब है ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींच सकता है, खींचा, -1 चार्ज कंटेन किया। क्या सोचो ये बॉन्ड किसके किसके बीच बना है, क्या इस बॉन्ड को खींच पाएगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। इस पे ऑक्सीजन पे चले, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को नहीं खींच सकता, लेकिन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तो खींच सकता है, तो वहां के बॉन्ड को खींच के -1 चार्ज बना लेगा। और क्योंकि -1 चार्ज बना लेगा, अब इन दो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी ली जाएगी, -1। अगर किसी बच्चे को यह बात ना पता होती -1 ऑक्सीडेशन स्टेज क्यों लेनी है, वो हम भी यूज करते क्या, -2, और -2 यूज करते, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर तो निकल आता। मैं इसकी बात कर, गलत निकलता तो ही कुछ ना कुछ, लेकिन फिर बेटा वो हमारी बुक से या स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच नहीं कर पाता कभी, फिर हमारा रसायन विज्ञान अलग चलता, और जो दुनिया में साइंटिस्ट लोगों ने रसायन विज्ञान बनाया है वो अलग चलने लगता। तो हम चाहते थे ऐसा ना चल पाए, एक ही रसायन विज्ञान चले। तो ये -1 समझ गए। अब देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, सॉल्व करने के भी तरीका देखते हैं। फॉर्मूले पर आ जाओ, तुरंत आ गए भैया फॉर्मूले पे। हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेज, तो 2 हाइड्रोजन की +2 सल्फर की X। अब ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 5। अब ध्यान देने वाली बात है, 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ऐसे थे जिनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 थी। तो 2 की अगर -1 है तो बेटा वो तो -2 बन गई। बचे कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 ले लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तो -2 ही थी। वो 2 की हमें -1 करके लिखनी पड़ी, तो आप ऐसे समझो 2 ऑक्सीजन की क्या लिखनी पड़ी, -1। बाकी 3 की कितनी लिखनी पड़ी, -2। तो बाकी 3 की -2 का मतलब 3 × -2 = -6 = 0।
समझ पाए इस बात को? अच्छा होगा क्या, ये +2 -2 को क्या कर देगा, कैंसिल, देन x इज इक्वल टू +6। ये ऑक्सीडेशन स्टेज निकाल के वो वहां पर रिप्रेजेंट कर पाएगा इस बात को। नेक्स्ट नंबर पे चले, ये ध्यान रखना पराक्साइड बॉन्ड की बात। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। Na2O2, बेटा इसमें भी ये कंडीशन O डबल सिंगल बॉन्ड O माइनस Na प्लस O माइनस। सोडियम पराक्साइड का फॉर्मूला है ये बेटा, प्लस चार्ज नहीं लगा देते हैं इसको। अब इसमें भी तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड से जुड़ा है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी ले पाएगा, -1। कभी भी इस सिचुएशन पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 नहीं हो सकती। एक बात हम पूछें आप लोगों से, देखो ऑक्सीकरण संख्या कितना आना चाहिए इसका, 0। समझते हो क्यों ऑक्सीकरण संख्या 0? अच्छा ये बताओ, ये ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड को खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, आकर्षित तो वो वाला भी कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अगर डिस्प्लेस नहीं कर सकता बॉन्ड को, तो फिर किसी भी प्रकार का चार्ज भी नहीं आएगा, और क्योंकि चार्ज नहीं आएगा, इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑक्सीजन हमेशा ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैं पढ़ लेता हूं, एक ऐसा सूत्र आ गया, हालांकि गलत सूत्र लिखा है, लेकिन फिर भी ऐसा सूत्र आ गया, हमने बीच वाले पर चार्ज पूछा, आपसे क्या रहेगा। देखो ध्यान से, ये बॉन्ड तो सब ऑक्सीजन के बीच बना है। ये ऑक्सीजन ना तो इधर वाले बॉन्ड को डिस्प्लेस कर सकता, ना उधर वाले बॉन्ड को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस करने में इसकी वैल्यू कितनी है, 0। डिस्प्लेस तो कर ही नहीं सकता, तो इस बीच वाले ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। नहीं समझ पा रहे इस बात को? तो ये डिपेंड करेगा बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट करने की क्षमता पर। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, सबसे लास्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी है। हाँ, इसको ये भी H2SO5 का एक नाम और है कैरो एसिड। कैरो एसिड के नाम से भी पूछेगा तो यही बताओगे। नेक्स्ट आता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो का मतलब है O से O कनेक्ट होगा इस बार भी। डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब कितने सल्फ्यूरिक एसिड लगे हैं, लेने हैं 2। देखो नाम से मैंने क्या बताया ना, बहुत जगह रसायन विज्ञान पर जो है वो नाम बहुत बड़ा मायने कर सकता है। तो देखो मैं दोबारा से बताऊं, पर का मतलब समझ गए होगे, इस बार भी बॉन्ड ऐसा बना है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है, पर ऑक्सो वो हो गया। अब इसके बाद डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल लेने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। तो भैया लेते हैं 2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये नीचे लिख ले 2 मॉलिक्यूल, HO सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। फिर लेंगे तो HO सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी बच्चे बहुत खुश हैं। देखो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल कितनी बार लिया गया, 2 बार। देखते हैं तुम लोगों कितना पहचान पाते हो। दोनों को जोड़ लिया जाए, H4H2O8, मिला दोनों फॉर्मूलों को, H2H2O8 H4H2O8। अब ध्यान दो कि हमें इसको ऐसा बना के तैयार करना है। हमें क्या अलग कर देना चाहिए, O हटाने चाहिए कि नहीं हटाने चाहिए, सल्फर किसको हटाना चाहिए, कितने हाइड्रोजन, हटा दो भैया 2, ये लो हट गए दोनों, लेकिन के पीछे बॉन्ड बना दो। अब ये चेक करो क्या ये बॉन्ड पराक्साइड बॉन्ड है या नहीं है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कनेक्टिविटी बना रहा, पराक्साइड बॉन्ड है, इसको मिटा लेते हैं, फॉर्मूला बन गया स्ट्रक्चर। अभी ध्यान देने वाली बात है, हम तुमसे पूछेंगे इनमें से पराक्साइड ऑक्सीजन कितने हैं। आप बताओगे सर जी पराक्साइड ऑक्सीजन एक ये वाला है, एक ये है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 लेनी है, बाकी जितने ऑक्सीजन बच जाएं उनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी लेनी है, -2। अब मैं -2 नहीं लिख रहा हूं, ऑक्सीकरण संख्या निकालें। ये 2 किसके लिए होगा, हाइड्रोजन, सल्फर क्योंकि 2 है तो 2x, बेटा कठिन चीज। अच्छा ये बताओ, पहले इस ऑक्सीजन के लिए -1, इस ऑक्सीजन के लिए -1, -1 मिलकर कितना हो गया, -2। अच्छा बताओ इसके बाद गिन के बताओ कितने ऑक्सीजन अब इस 2 को छोड़कर बचे हुए हैं,
6, इन दो को छोड़ के 6 बचे, तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 यूज करोगे ना, 6 की -2 यूज करोगे तो 6 दूना बराबर 0। कुछ समझ पा रहे हो इसको? 2 प्लस नहीं तो 2 माइनस वाले चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया हो गया बेटा। 2 से इस 12 को डिवाइड करोगे तो देन x इज इक्वल टू +6, ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखने वाली बात है, स्ट्रक्चर तैयार रखना। देखो कि किसका किसका, और बहुत ध्यान से, एक स्ट्रक्चर इसका, इसका और इसका, कठिन यही है क्योंकि बाकी तैयार हो जाएंगे अपने मन से। तो ये काम करेंगे, इनको नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो सल्फर के ऑक्सी एसिड को पढ़ने के बाद हम लोगों को पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड को। अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, रसायन का राजा भी कहते हैं और किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अपने यहाँ लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की संस्पर्श विधि बताइए या संपर्क विधि बताइए। इसको कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी कहते हैं और इसको कहता है सचित्र वर्णन करके दिखाओ। तो सबसे सचित्र वर्णन भी करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस बात को पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो बनना होता है ये कितने मुख्य चरणों में होता है। तो बात आती है 4 मुख्य चरणों में होता है। और ये भी बता दें, इसका नाम रसायन का राजा ऐसे ही नहीं है बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत वाइडली यूज है, बहुत अधिक यूज है। और यहाँ तक कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ये काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कंट्री कितनी ज़्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को निर्मित कर सकता है, बना सकता है। बिकॉज नाम ही इसका केमिकल का किंग है। केमिकल का किंग, अधिकांश केमिकल इसी से बनकर तैयार होते हैं। अगर उसके पास सल्फ्यूरिक अम्ल का अच्छा सोर्स है तो उसके पास बाकी भी के जो एसिड हैं या बाकी भी जो कंपोनेंट हैं, कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, पदार्थ हैं, वो भी आसानी से वो कंट्री बना सकती है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिख भी रखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी हम इस कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, इस विधि के 4 प्रमुख चरण हैं। पहला नंबर भी मैंने डाल दिया है। देखो पहले चरण में तुमको करना क्या है, कहता है या तो आपके पास सल्फर होना चाहिए या आपके पास या कोई क्या होना चाहिए, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क जानते हो ना, जैसे आयरन पायराइड CuFeS2, कॉपर पायराइड CuFeS2। तो इस प्रकार का कोई भी आपके पास क्या होना चाहिए, या तो सल्फर होना चाहिए या तो सल्फाइड अयस्क होना चाहिए को वायु से ऑक्सीकृत करवाते हैं, ऑक्सीकृत कराते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं अगर सल्फर या आयरन के किसी सल्फाइड अयस्क का ऑक्सीकृत होगा कैसे रिएक्शन होगा। बेटा सल्फर अगर ऑक्सीकृत होगा, सल्फर का फॉर्मूला S, ऑक्सीकृत करने के लिए वायु चाहिए। जैसे SO2 से रिएक्शन करेगा, बना डालेगा SO2। ध्यान रखने वाली बात यह है, आपने इस बात को पढ़ा भी था कि सल्फर का जुड़ना जो होता है ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना होगा, लेकिन इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी मुक्त हुई होगी। तो मैं लिखे देता हूं यहाँ, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर आप सल्फर को वायु के कांटेक्ट में लाते हो। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। अब ये तो सल्फर पर हो गया, लेकिन कहता है सल्फाइड अयस्क पर। तो बेटा सल्फाइड अयस्क पे भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास सल्फाइड अयस्क एक है FeS2, याद होगा इसका मूर्खों को सोना कहते थे बेटा, आयरन पायराइड भी कहते हैं इसको। और इसको O2 के कांटेक्ट में लाते थे। तो मैंने बताया था O2 के कांटेक्ट में लाने का एक मुख्य नियम है कि जो मेटल होता है वो मेटल के ऑक्साइड में चेंज होता है, क्योंकि Fe है वो Fe के ऑक्साइड में चेंज हो गया होगा, और जो सल्फर है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब क्रिया में से O को बैलेंस करेंगे तो बेटा यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई किया था, और ये भी क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कभी Fe के साथ कभी S के साथ। ये भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो मैंने इस पे लिखा है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। प्लस एनर्जी का मतलब एनर्जी दे रही है, एनर्जी देने का मतलब ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप फर्स्ट स्टेप कह सकते हो, पहला चरण कह सकते हो, पहला पद कह सकते हो। अब इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड नंबर पे इसको चेक करेंगे।
हाँ अरे इसको ठीक कर लो, 5/2 ना, हाँ ऑक्सीडाइजेशन 5/2 इसलिए 2 2 जा 4 तो यहाँ हुआ 5 हो गया, 5/2 से मल्टीप्लाई रहेगा सेकेंड नंबर। कहता है अच्छा इन दोनों में से एक कॉमन चीज देख रहे हो, ये तो सॉलिड फॉर्म में होगा, गैस तो यही होगा ना, दोनों अभिक्रियाओं में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाया गया है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का हम सेकेंड स्टेप में क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। तो बताता है प्राप्त SO2 का V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ये सेकेंड स्टेप है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। तो मैं उस रिएक्शन को भी दिखाता हूं। कहता है जो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, इसका ऑक्सीकरण करवाइए किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। और बेटा जैसे ही वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाओगे फिर से ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा। बेटा यहाँ 2 कर लेते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्सीकरण होकर चेंज हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और क्योंकि फिर से आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन के ही जुड़ने की घटना है, तो ये भी ऑक्सीकरण भी है और साथ में ऊष्मा क्षेपी भी है। तो प्लस एनर्जी फिर से मैं लिख देता हूं। मैं क्या सोचता हूं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में काफी ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे चलेंगे। अच्छा अभिक्रिया में पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना, फिर सल्फर डाई से क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब अभिक्रिया कौन करेगी, सल्फर ट्राई। तो क्या लिखेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 द्वारा अवशोषित करवाते हैं। या कराते हैं, मतलब अभिक्रियाओं से जो मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिली है अब हम इसको अवशोषित कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को पास करते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे रिएक्शन कर लेता है। तो देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कांटेक्ट में जब सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आती है, ये गैस रिएक्शन कहते हैं कैसे होती है। बेटा सबको जोड़ करके लिख देना एक साथ, सबको जोड़ोगे तो H2 और O4 एंड 3 मिलकर बनाएगा O7। याद होगा इस एसिड को अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ओलियम। ओलियम बनकर तैयार होता है उस दौरान। अब लास्ट स्टेप बचा है सल्फ्यूरिक एसिड को निर्मित करने का, कि लास्ट स्टेप में हम इसका तनुकरण करवा देते हैं, अर्थात इसको काय में घोल देते हैं, जल में। फोर्थ नंबर, प्राप्त ओलियम को जल में घोलते हैं। अगर बेटा प्राप्त ओलियम को जल में घोलोगे तो ओलियम का फॉर्मूला लिख लेते हैं H2H2O7। और बेटा अगर इसको जल में घोल दोगे, जल्दी से ध्यान देते हैं इसको क्या बनता है, H2 और 2 मिलकर 4 बन जाएगा, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 7 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 8। तो मुझे क्या लगता है H4S2O8, इसमें से तो 2 कॉमन हो सकता है। और बेटा अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बनेगा H2SO4, और इस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड बनकर तैयार होता है। तो 4 स्टेप रिएक्शन है ये, आपको विशेष स्टेप में इनको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप, सल्फर या कोई भी सल्फाइड होगा उसको वायु के कांटेक्ट में जलाओगे, जैसे ही जलाओगे तो सल्फर का डाइऑक्साइड बनेगा। फिर उस सल्फर के डाइऑक्साइड को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवा के उसके चेंज करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के बाद हम उसको सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अवशोषित करेंगे तो बनेगा ओलियम। और फोर्थ स्टेप होगा ओलियम को जल में घोलकर या तनुकरण करके या उसका तनुकरण करते हुए हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देंगे। कुछ विशेष स्टेप भी हमको ध्यान रखने चाहिए। अभिक्रियाएं तो तैयार ही रहनी चाहिए और कुछ विशेष चीजें तैयार कर लेनी चाहिए। तो मैं उसको लिखता हूं कि अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा से ज्यादा बनाकर तैयार करना हो
तो हम अभिक्रिया के टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट उत्प्रेरक में किस प्रकार के प्रभाव डालें। तो अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड अधिक बनाना हो तो आप टेम्परेचर कैसा रखोगे, कम या अधिक, प्रेशर कैसा रखोगे, इन बातों को भी सीखते हैं। तो हम लिखेंगे H2SO4 की अधिक मात्रा के निर्माण के लिए परिस्थितियां ये विशेष आपको स्टेप ध्यान रहने चाहिए। पर ये विशेष स्थितियां देखो ध्यान रखने वाली, पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की विधि में मुख्य जो रिएक्शन है उसको मैं यहां से हटा के उधर लिखे लेता हूं। मुख्य रिएक्शन है ये वाली 2SO2 प्लस O2, उत्प्रेरक भी इसी में से है V2O5 और बेटा बनकर तैयार होता है 2SO3। पहला नंबर आयतन, या आयतन का अपोजिट नेचर होता है दाब। तो आप आयतन ना लिखना चाहें तो बेटा आप क्या लिख सकते हो, दाब। दाब का प्रभाव या आयतन का प्रभाव सेम चलता है। दाब ज्यादा तो आयतन कम होगा, और आयतन ज्यादा तो फिर दाब कैसा हो गया, कम। तो मैंने प्रेशर इफेक्ट लिख रखा है। देखो इसको, प्रेशर का एक नियम होता है, उसको समझो। रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में हो, अगर उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए, तो अभिक्रिया के दौरान वो पदार्थ अधिक मात्रा में बनेगा जहां मोलों की संख्या कम है। फिर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने पर हमेशा उस पदार्थ की अधिक मात्रा बनकर तैयार होती है जिस पदार्थ में मोलों की संख्या कम है। अगर उत्पाद में मोलों की संख्या कम है तो उत्पाद अधिक बनकर तैयार होगा। अभिकारक में मोलों की संख्या कम है तो अभिकारक अधिक मात्रा में तैयार होगा। बेटा इसको रिवर्सिबल बना लेते हैं क्योंकि रिवर्सिबल होता है ये। अभी ध्यान देने वाली यह है बात, इस पर रिएक्शन को चेक करेंगे। बेटा रिएक्शन को चेक करेंगे, यहां कितने मोल है, 2 मोल, और यहां कितने मोल है, 1 मोल। अभिकारक कितने मोल है, 3। मेरे दिमाग में आ गया। उत्पाद कितने मोल है, क्योंकि उत्पाद में मोलों की संख्या कम है ना, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो उत्पाद में मोलों की संख्या कम होने के कारण उत्पाद अधिक बनेगा। तो दाब कैसा रहना चाहिए, उच्च। फिर मैं दोबारा से बढ़ाता हूं, इसको कहते थे यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद, हमेशा ऐसा नियम होता था, ला चार्टिलियर रूल से हम इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर क्लास में था ये रूल। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो साम्यावस्था सदैव उस दिशा में विस्थापित होती है जहां मोलों की संख्या कम है। ऐसा रूल होता था, साम्यावस्था उस दिशा में जाएगी जहां मोलों की संख्या कम है। बेटा साम्यावस्था यहां है, उस दिशा में जाएगी जहां मोलों की संख्या कम है, इधर की ओर जाएगी, इसका मतलब इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन दाब बढ़ाने पर। तो हम क्या बताएंगे, दाब कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा हम बात करेंगे ताप। ताप का भी मैं रूल सुना दूंगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, फिर ध्यान रखना, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो साम्यावस्था पश्चिम दिशा में जाएगी। दोबारा रिपीट करेंगे इस शब्द को, पूरा नियम। यदि किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्चिम दिशा में जाएगी। अच्छा ये ऊष्माक्षेपी तो अभिक्रिया थी, अगर ऊष्माक्षेपी है, इसका ताप बढ़ाएंगे तो साम्यावस्था पश्चिम दिशा में जाएगी। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये वाले पदार्थ ज्यादा बनेंगे, लेकिन हमें कौन सा पदार्थ बनाना है, तभी तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। मतलब हमें इसका उल्टा लेके चलना है। तो आपको ताप बढ़ाना चाहिए कि ताप घटाना चाहिए, अर्थात निम्न ताप पर अभिक्रिया को संपन्न करना चाहिए। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये बातें पता होनी चाहिए। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था
पश्च दिशा में विस्थापित होती है। कहोगे सर जी बस ये रूल नहीं, ऊष्माशोषी का भी अपना रूल है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्रदिशा में, ऊष्माक्षेपी के लिए, ऊष्माशोषी के लिए अग्र दिशा। लेकिन क्योंकि बेटा यहां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वर्णन हुआ था, हमने ऊष्माशोषी की बात ही नहीं बताई आप लोगों को। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे कि उस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाने पर पश्च दिशा में अगर अभिक्रिया आ गई तो फिर तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन हमारे हिसाब से तो गलत है ये, हमारे हिसाब से तो इसकी मात्रा बढ़नी चाहिए। तो हम क्या बताएंगे, ताप उच्च नहीं निम्न ताप पर होना चाहिए, निम्न ताप पर अभिक्रिया होना चाहिए। लास्ट में एक और चीज लिखेंगे, उत्प्रेरक का भैया क्या रहने वाला है। कुछ लोग पूछे उत्प्रेरक का क्या सिस्टम है, तो भैया उत्प्रेरक का सिस्टम भी बता देना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। अच्छा, उत्प्रेरक में से तुमको बताएं इसकी जगह पर प्लेटिनम का यूज होता रहा है। किसकी जगह पर, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की जगह। कहां गया बेचारा, ये है देखो, इसकी जगह पर किसका यूज होता रहा है, प्लेटिनम। लेकिन बेटा प्लेटिनम क्या होता है ना, प्लेटिनम जब हम सल्फर डाइऑक्साइड पर ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया करवा रहे होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन गैस को सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में ला रहे होते हैं, कभी कभी होता क्या था, प्लेटिनम भी ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आ जाता था, आता ही था क्योंकि उत्प्रेरक था। और ये प्लेटिनम ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आकर विषैले पदार्थों का निर्माण करता था जो कि हानिकारक थे। इसलिए हमने प्लेटिनम के इस्तेमाल को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, और अब केवल वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का ही इस्तेमाल होता है। तो मैं इस बात को यहां लिखूंगा, क्या, उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस अभिक्रिया में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड अभिक्रिया की स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा, क्योंकि कभी कभी तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की स्पीड को घटा भी देता है, तो इस अभिक्रिया में ये बढ़ा देगा। हाँ, इसमें से एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, वही प्लेटिनम वाली बात। यदि V2O5 के स्थान पर प्लेटिनम का प्रयोग करें तो प्लेटिनम भी ऑक्सीकृत हो जाता था, प्लेटिनम भी ऑक्सीकृत हो जाता था तथा विषैले पदार्थों का निर्माण करता था। तो एक इस बात को भी बहुत विशेष ध्यान से याद रखना है कि प्लेटिनम का यूज अब नहीं होता, पुराने समय में होता रहा है, लेकिन जैसे हम लोग इसके इफेक्ट समझ पाए, हम लोगों ने प्लेटिनम को हटाकर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज करना स्टार्ट कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज कहता है, दाब उच्च होना चाहिए। तो बेटा लेकिन ऐसा भी है कि दाब उच्च होना चाहिए, मतलब हाई प्रेशर पर हो, लेकिन बहुत हाई प्रेशर पर भी ना हो। क्योंकि देखो मैं क्या सोचता हूं, मैं आपको एक बात बताऊं, इस अभिक्रिया का नॉर्मल अर्थ क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण, यही तो है अर्थ। और जब भी किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, आपने सुना है कि पदार्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। भाई ऑक्सीकरण का मतलब खराब ही होना तो है। तुमने कहा लोहे का ऑक्सीकरण हो गया, जंग लग गया, चांदी का ऑक्सीकरण हो गया, काले रंग की परत जम गई। तो जब भी कोई पदार्थ खराब हो रहा है, हमने उसका नाम क्या रखा है, ऑक्सीकरण। तो होगा क्या, जब अगर आप बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर दोगे,
उच्च दाब का मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं, लेकिन आप बहुत जब अधिक मात्रा में प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो उससे क्या होगा, अभिक्रिया जिस पात्र में हो रही होगी उस पात्र का भी क्या करा देगा, ऑक्सीकरण, और वो पात्र भी क्या होने लगेगा, खराब। तो अभिक्रिया उच्च दाब पर होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही अधिक उच्च दाब पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर पर अभिक्रिया में से फिर जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही होगी, अभिक्रिया के दौरान वो पात्र ऑक्सीकृत होकर क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो मैं इस बात को शायद यहां पर जोड़ सकता हूं, दाब उच्च होना चाहिए लेकिन बहुत अधिक उच्च नहीं होना चाहिए। अब देखो इस बात को हम कैसे लिखते हैं, यहां पर कि जगह छोटी है, लिखना ज्यादा है। इधर देखो, दाब उच्च होना चाहिए परंतु बहुत उच्च नहीं। कोई पूछेगा बहुत उच्च क्यों नहीं है, आखिर आप बताओगे क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो गया तो फिर अभिक्रिया जिस पात्र में हो रही होगी उस पात्र का ऑक्सीकरण हो जाएगा और वो पात्र खराब हो जाएगा। तो इन चीजों को नोट करते हैं बेटा। बाकी सारी चीजें जो है इसको बनाने की विधि, इसका फिगर कैसे बनेगा, इन सब बातों को पढ़ेंगे कल की क्लास में।